अध्याय 27। अंग्रेजों का सर्वेक्षण। भारत में नीतियां। प्रशासनिक नीतियां। प्रगतिशील तर्ज पर भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश करने के अपने पूर्व 1857 के इरादों के विपरीत, अब प्रशासन ने इस बहाने प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाया कि भारतीय स्वशासन के लिए उपयुक्त नहीं थे और उन्हें अपने जीवन में ब्रिटिश उपस्थिति की आवश्यकता थी। फूट डालो और शासन करो। अपने अधिकार को चुनौती देने वाली एक संयुक्त जन कार्रवाई से बचने के लिए भारत में ब्रिटिश शासकों ने राज्यों के लोगों के खिलाफ राजकुमारों को, क्षेत्र के खिलाफ क्षेत्र, प्रांत के खिलाफ प्रांत, जाति के खिलाफ जाति और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को रखकर फूट डालो और शासन करने की नग्न नीति का अभ्यास करने का फैसला किया। 1857 के विद्रोह के बाद, मुसलमानों के खिलाफ तत्काल दमन के बाद, अधिकारियों ने 1870 के बाद शिक्षा, प्रशासनिक नौकरियों में दुर्लभ संसाधनों पर संघर्षों का उपयोग करते हुए राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार के खिलाफ मुसलमानों के बीच मध्यम और उच्च शिक्षित वर्गों का उपयोग करने का फैसला किया। बाद में राजनीतिक लूट, जो औपनिवेशिक अविकसितता के तर्क में निहित थी, शिक्षित भारतीयों के बीच धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में। शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता उभरता मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व ब्रिटिश शासन के शोषक, औपनिवेशिक चरित्र का विश्लेषण कर रहा था और प्रशासन में भारतीय भागीदारी की मांग कर रहा था। समय पर विचारों। सभी अनुभव हमें सिखाते हैं कि जहां एक प्रमुख जाति दूसरे पर शासन करती है, वहां सरकार का सबसे हल्का रूप निरंकुशता है। चार्ल्स वुड, भारत के राज्य सचिव। नामांकन, प्रतिनिधित्व और चुनाव की प्रणालियां सभी भारतीयों को शाही उद्देश्यों के लिए काम करने के लिए सूचीबद्ध करने के साधन थे। अनिल सील। जब राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अंग्रेजों ने इस कदम को अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में व्याख्यायित किया और इस तरह के नेतृत्व के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। दरअसल तब से उन्होंने उन सभी का विरोध किया जो आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। जमींदारों के प्रति रवैया। प्रतिक्रियावादी नीतियों की खोज में और अपने सामाजिक आधार के विस्तार की आशा में अंग्रेजों ने सामाजिक समूहों के सबसे प्रतिक्रियावादी राजकुमारों, जमींदारों आदि के साथ गठबंधन की तलाश की। अंग्रेजों का इरादा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के खिलाफ एक काउंटरवेट के रूप में उनका उपयोग करना था। अब जमींदारों और जमींदारों को लोगों के स्वाभाविक और पारंपरिक नेता के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। 1857 से पहले जब्त किए गए अधिकांश अवध तालुकदारों की भूमि उन्हें बहाल कर दी गई थी। जमींदारों और जमींदारों के हितों और विशेषाधिकारों को किसानों के विरोध में संरक्षित किया गया था। पूर्व ने बदले में अंग्रेजों को उनके अस्तित्व के गांटर के रूप में देखा और उनके दृढ़ समर्थक बन गए। सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण। भारतीय समाज के प्रतिक्रियावादी तत्वों का पक्ष लेने का निर्णय लेने के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारों का समर्थन वापस ले लिया, जो उन्हें लगा कि उनके खिलाफ रूढ़िवादी वर्गों के क्रोध को भड़काया था। साथ ही जाति और सांप्रदायिक चेतना को बढ़ावा देकर अंग्रेजों ने प्रतिक्रियावादी ताकतों की मदद की। अविकसित सामाजिक सेवाएं, सेना और नागरिक प्रशासन पर बहुत अधिक खर्च और युद्ध की लागत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भौतिक बुनियादी ढांचे आदि जैसी सामाजिक सेवाओं पर खर्च करने के लिए बहुत कम बची, एक विरासत जो अभी भी इस देश को सताती है। और जो भी सुविधाएं स्थापित की गईं, उन्हें अभिजात वर्ग और शहरी क्षेत्रों में पूरा किया गया। श्रम कानून। जैसा कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में था, 19वीं सदी के भारत में कारखानों और बागानों में काम करने की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं और बच्चों के साथ साथ पुरुषों के लिए भी काम के घंटे लंबे थे और मजदूरी कम थी। भीड़भाड़ वाले, खराब हवादार और खराब रोशनी वाले कार्यस्थलों में सुरक्षा उपाय व्यवहारिक रूप से मौजूद नहीं थे।
विडंबना यह है कि भारत में कारखानों में श्रमिकों की स्थिति के नियमन की पहली मांग लंकाशायर कपड़ा पूंजीवादी लॉबी से आई थी। सस्ते और अनियमित श्रम की स्थिति में भारतीय कपड़ा उद्योग में एक प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वी के उदय को देखते हुए उन्होंने कारखाने की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की मांग की। पहला आयोग 1875 में नियुक्त किया गया था। हालांकि पहला कारखाना अधिनियम 1881 से पहले पारित नहीं किया गया था। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की समस्या से निपटता है। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे। 7 साल से कम उम्र के बच्चों का रोजगार प्रतिबंधित है। बच्चों के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित। बच्चों को 1 महीने में मिलेगी 4 छुट्टियां तथा खतरनाक मशीनरी को ठीक से बंद कर दिया जाना चाहिए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 बच्चों के लिए न्यूनतम आयु 7 से 9 वर्ष तक और अधिकतम 12 से 14 वर्ष तक में वृद्धि। बच्चों के लिए अधिकतम काम के घंटे घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन करना। 1.5 घंटे के अंतराल के साथ प्रतिदिन 11 घंटे। महिलाओं के लिए अधिकतम काम के घंटे निर्धारित किए गए। पुरुषों के लिए काम के घंटे अनियमित छोड़ दिए गए थे और सभी के लिए साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया। लेकिन ये कानून ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागानों पर लागू नहीं होते थे, जहां मजदूरों का बेरहमी से शोषण किया जाता था और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। सरकार ने इन बागान मालिकों को ऐसे कानून पारित करने में मदद की जिससे एक मजदूर के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद काम करने से इनकार करना लगभग असंभव हो गया। अनुबंध का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध था जिसमें एक बागान मालिक को दोषी मजदूर को गिरफ्तार करने का अधिकार था। विचारों उत्तर पश्चिम और पंजाब में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई तनातनी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। कोई नहीं जानता कि क्या चाहा जाए, क्योंकि विचारों और कार्यों की एकता राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकती है। विचारों का विचलन और टकराव प्रशासनिक रूप से परेशानी भरा है। दोनों में से बाद वाला कम से कम जोखिम भरा है। हालांकि यह उन लोगों पर चिंता और जिम्मेदारी डालता है जहां घर्षण मौजूद है। हैमिल्टन, राज्य सचिव, 1897। अंग्रेज एक शाही जाति थे। हमें बताया गया था, ईश्वर प्रदत्त अधिकार के साथ हम पर शासन करने और हमें अधीनता में रखने का अधिकार। अगर हमने विरोध किया तो हमें एक शाही नस्ल के बाघ के गुणों की याद दिलाई गई। जवाहरलाल नेहरू। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी दबावों में और अधिक श्रम कानून पारित किए गए, लेकिन समग्र रूप से काम करने की स्थिति हमेशा की तरह दयनीय बनी रही। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। राष्ट्रवादियों ने प्रेस प्रौद्योगिकी में नई प्रगति का उपयोग जनता की राय को शिक्षित करने और आलोचना और निंदा के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने और बाद में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए किया था। 1835 में मिटकाफ ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया था, लेकिन जनता की राय पर राष्ट्रवादी प्रेस के बढ़ते प्रभाव के डर से लिटन ने कुख्यात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से भारतीय भाषा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम को 1882 में सार्वजनिक विरोध के तहत निरस्त करना पड़ा। उसके बाद प्रेस ने सापेक्ष स्वतंत्रता का आनंद लिया लगभग 2 दशकों तक, लेकिन स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के मद्देनजर फिर से दमन में था, क्योंकि 1908 और 1910 में प्रतिबंध लगाए गए थे। अध्याय भारत में प्रेस का विकास भी देखें। सफेद जातिवाद। श्वेत श्रेष्ठता की धारणा को औपनिवेशिक शासकों द्वारा रेलवे के डिब्बों, पाकों, होटलों, क्लबों आदि से सिविल और सैन्य सेवाओं के उच्च ग्रेड से भारतीयों को व्यवस्थित रूप से बाहर करके और नस्लीय अहंकार के सार्वजनिक प्रदर्शन के माध्यम से बहुत सावधानी से बनाए रखा गया था। मारपीट और यहाँ तक हत्याएं दुर्घटनाओं के रूप में रिपोर्ट की गई।
जैसा कि एल्गिन ने एक बार लिखा था, हम केवल इस तथ्य को बनाए रखते हुए शासन कर सकते थे कि हम प्रमुख जाति थे, हालांकि सेवाओं में भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक बिंदु है जिस पर हमें अपने लिए नियंत्रण आरक्षित करना चाहिए, अगर हमें बिल्कुल भी रहना है। राजस्व नीतियां। ग्रामीण भारत में कृषि हमेशा से लोगों का मुख्य व्यवसाय रहा है। 1765 में जब अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त किए, तो कृषि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का भी मुख्य आधार थी। अंग्रेजों की नीतियों ने कृषि संरचना को बदल दिया क्योंकि उन्होंने भू अधिकार की नई प्रणाली और राजस्व प्रशासन की नीतियां पेश की। मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की परवाह किए बिना भूमि से अधिकतम आय निकालना था। हेस्टिंग्स प्रणाली। कंपनी के कर्मचारियों की क्रूरता और भ्रष्टाचार 1769-70 में बंगाल में सबसे खराब अकाल के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थे। जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने राजस्व संग्रह में कुछ आदेश लाने के लिए इजारेदारी प्रणाली, जिसे कृषि प्रणाली भी कहा जाता है, को अपनाया। भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति उच्चतम बोलियों के आधार पर चुने गए ठेकेदारों, किसान कहलाती है, को दी गई थी, अर्थात जिन्होंने किसी विशेष जिले या उपखंड से सबसे बड़ी राशि का भुगतान करने की पेशकश की थी। भूमि, दूसरे शब्दों में, उच्चतम बोली लगाने वालों के लिए खेती की गई थी। राजस्व संग्रह की शक्ति एक समय में 5 वर्षों के लिए थी। पंचवर्षीय समझौता। संग्रह को 1777 में वार्षिक बनाया गया था। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप राजस्व के संग्रह में जबरन वसूली और उत्पीड़न हुआ क्योंकि आय ठेकेदार केवल राजस्व किसान थे जो अपने लाभ में रुचि रखते थे और किसानों के कल्याण की परवाह नहीं करते थे, और ठेकेदारों द्वारा वादा की गई बड़ी मात्रा में भूमि की उत्पादन क्षमता। नीति इस धारणा पर आधारित थी कि पारंपरिक जमींदार केवल कर संग्रहकर्ता थे जिनके पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं था, इसलिए जमींदारों को बोली लगाने से भी हतोत्साहित किया गया था। परिणामस्वरूप कई वंशानुगत जमींदारों को बेदखल कर दिया गया। साथ ही भ्रष्टाचार ने वास्तव में सरकार को जाने वाले राजस्व की मात्रा को कम कर दिया। देश दरिद्र होता गया और जैसे जैसे कृषि का ह्रास होता गया वैसे वैसे अनेक वस्तुओं का व्यापार होता गया जिनका अंग्रेज व्यापार करते थे। उदाहरण के लिए रेशम और कपास। अंग्रेजों को भू राजस्व से जिस अधिशेष की उम्मीद थी, वह पूरा नहीं हुआ। सदा के लिए भुगतान। 1776 में ही हेस्टिंग्स की परिषद के सदस्य फिलिप फ्रांसिस ने भू राजस्व में स्थायी बंदोबस्त की सिफारिश की। अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में इस निर्देश के साथ भेजा गया कि जमींदारों के साथ भू राजस्व बंदोबस्त को स्थायी किया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस मुद्दे की जांच के लिए खुद सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट की एक समिति का गठन किया। कॉर्नवालिस, जो स्वयं ब्रिटेन के जमींदार अभिजात वर्ग का सदस्य था, जमींदारों को स्वामित्व का अधिकार देने का समर्थन करता था, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे भूमि में सुधार करेंगे जैसा कि अंग्रेजी जमींदारों ने किया था। साथ ही काश्तकारों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण जमींदारों की कम संख्या से राजस्व एकत्र करना आसान प्रतीत होता था। इसलिए जिन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त की घोषणा की गई थी, उनमें जमीन का हर टुकड़ा किसी न किसी जमींदारी का हिस्सा बन गया। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 19% क्षेत्र को कवर किया। बंगाल और बिहार में पेश किया गया, इसका विस्तार उड़ीसा, बनारस, वाराणसी और उत्तरी मद्रास तक किया गया। उनकी जमीन के ऊपर जमींदारों के साथ बनाया गया और 1793 में बंदोबस्त था। विशेषताएं। जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया। 1790 में भुगतान किए जाने वाले कर का 10 साल का समझौता था। स्थायी किया। जमीन पर एक निश्चित कर जमींदार को देना पड़ता था,
और राजस्व उसके द्वारा काश्तकारों से वसूल किया जाता था, जो अब काश्तकार, रैयत या रैयत बन गए थे। जमींदार को राजस्व का 10वां से 11वां हिस्सा रखने और बाकी कंपनी सरकार को देने की अनुमति थी। जमींदार भूमि के मालिक के रूप में इसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था या हस्तांतरित कर सकता था। उसके वारिस अधिकारों और देनदारियों के साथ भूमि का वारिस कर सकते थे। लेकिन सनसेट क्लॉज के तहत 1794 में पेश किया गया था, अगर सूर्यास्त तक देय कर का भुगतान नहीं किया गया था, एक निश्चित तिथि पर जमींदारी को सरकार द्वारा ले लिया जाएगा और नीलाम कर दिया जाएगा और अधिकार नए मालिक को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। 1793, 1799 और 1812 में बनाए गए नियमों ने जमींदार को किराए का भुगतान नहीं करने पर काश्तकारों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया और इसके लिए उसे किसी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। कमियां: राजस्व बहुत उच्च दर पर तय किया गया था, जिससे कई जमींदारों के पास बाढ़, सूखे या अन्य आपदा के समय बहुत कम या कोई कमी नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप स्थायी बंदोबस्त के बाद के वर्षों में कई जमींदारों का अधिग्रहण और बिक्री हुई। अनुपस्थित जमींदारवाद बढ़ता गया क्योंकि व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों ने अन्य जमींदारों के अलावा इन जमीनों को खरीद लिया। उच्च दरों ने कई जमींदारों को अपनी संपदा को पटनी तालुक नामक छोटी छोटी भूमि में विभाजित करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें स्थायी रूप से धारकों, पटनीदार को इस वादे पर किराए पर दे दिया कि वे एक निश्चित किराया देंगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। बंदोबस्त के तहत जमींदारों को प्रत्येक किसान को लिखित समझौते, पट्टे जारी करने होते थे, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता था कि किराएदार को क्या भुगतान करना है। हालांकि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान अधिक लगान के लिए जमींदारों का शोषण और उत्पीड़न करने के लिए जमींदारों की दया पर निर्भर थे, जिससे किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए। किसानों को दास्ता में कम कर दिया गया था। जमींदारों ने भूमि या कृषि प्रणाली में सुधार के लिए कुछ नहीं किया, केवल लगान की निकासी पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार के दृष्टिकोण से कर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकी, जो युद्धों के माध्यम से अपने आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। रैयतवारी प्रणाली थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, जिन्हें 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के हाल ही में अधिग्रहित बारामहल क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए भेजा गया था, ने गांवों से सीधे एकत्र करने की एक प्रणाली तैयार की, जिसमें प्रत्येक गांव को राशि तय की गई थी। भुगतान कर: जब मुनरो 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने, तो उन्होंने उस प्रणाली की शुरुआत की जिसे रैयतवारी प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा। कंपनी के दृष्टिकोण से इस प्रणाली को अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह किसी भी अन्य प्रणाली की तुलना में एक बड़ा राजस्व लाता था, क्योंकि इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं था और जो कुछ भी किसान से निकाला जाता था वह सीधे सरकार के पास जाता था। मुनरो ने कर को घटाकर सकल उत्पाद का 1/3 कर दिया और रैयतवारी व्यवस्था को प्रेसिडेंसी के अन्य क्षेत्रों, पहले से ही स्थायी बंदोबस्त के तहत छोड़कर, तक बढ़ा दिया। दुर्भाग्य से सकल उपज का यह 1/3 आर्थिक किराए के लगभग बराबर था और राज्य को अपना पैसा चाहिए था, चाहे जोत की वास्तविक उपज और बाजार में प्रचलित कीमतों की परवाह किए बिना। यह लगभग 30 वर्षों तक जारी रहा और किसान गरीबी में डूबे रहे। चूंकि इस प्रणाली का विस्तार कई जिलों में किया गया था, जिनका सर्वेक्षण नहीं किया गया था, इस बात की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं थी कि एक किसान कितनी भूमि पर खेती करता है या कितना उत्पादन करता है। पहले के वर्षों में रैयत ने जो भुगतान किया था, उसके आधार पर अक्सर कर मनमाने ढंग से तय किया जाता था। इसे पुटकट आकलन के रूप में जाना जाता था।
कर इतना अधिक था कि बहुत बार यह रैयत की भुगतान करने की क्षमता से परे था। लेकिन राजस्व निकालने के लिए रैयतों को मजबूर किया गया और यहाँ तक उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। कई रैयतों को साहूकारों के चंगुल में डाल दिया गया। 1855 में मद्रास यातना आयोग की रिपोर्ट ने कलेक्टरेट के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की प्रथाओं का खुलासा किया। 1855 से भूमि का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राजस्व का एक नया मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर के वास्तविक बोझ में कमी आई। अब यह तय हुआ कि राजस्व दर भूमि की उपज के शुद्ध मूल्य का आधा होगा और 30 साल के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। 1864 में सुधार की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसके कारण आने वाले वर्षों में कृषि समृद्धि और कृषि का विस्तार हुआ। हालांकि 1865, 66 और 1876-78 में 2 अकालों से बाधित हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी में गुजरात से शुरुआत करते हुए अंग्रेजों ने किसानों से सीधे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1813-14 1818 के बाद जब अंग्रेजों ने पेशवा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, तो मद्रास पैटर्न पर रैयतवारी व्यवस्था भी शुरू की गई। मुनरो के एक शिष्य और 1819 से 1827 तक बॉम्बे के गवर्नर एल्फिंस्टन की देखरेख में एक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया। 1824-28 में राज्य की मांग शुद्ध उपज का 55% तय की गई थी। हालांकि अधिकांश सर्वेक्षण दोषपूर्ण थे और उत्पादन के अनुमान गलत थे, जिसके कारण अधिक मूल्यांकन हुआ। किसानों का उत्पीड़न इस स्तर तक पहुंच गया कि किसानों ने अपने खेतों को छोड़ दिया और भूमि का बड़ा हिस्सा परती रह गया। 1836 के आसपास विंगेट और गोल्डस्मिथ ने इस प्रणाली में सुधार किया। इस संशोधित मूल्यांकन ने 1865 तक दक्कन के अधिकांश हिस्से को कवर कर लिया। प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन उसकी मिट्टी और स्थान के आधार पर किया जाना था। भू राजस्व कुछ हद तक कम हो गया था और भूमि जो अवमूल्यन हो गई थी, उसने कुछ बिक्री योग्य मूल्य प्राप्त कर लिया था। यह प्रणाली बरार, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों और कुर्ग तक फैली हुई थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रणाली एक समय में तैयार की गई थी, जब उपयोगितावादी विचार भारत में नीति नियोजन को प्रभावित करने लगे थे, जिसमें डेविड रिकार्डो का लगान का सिद्धांत भी शामिल था। विशेषताएं: भूमि का स्वामित्व और अधिभोग अधिकार रैयत में निहित थे और उनके पास भूमि की सीमा की कोई सीमा नहीं थी। वे अपनी जमीन को सबलेट करने, ट्रांसफर करने या बेचने के लिए स्वतंत्र थे। रैयतों ने कंपनी को सीधे कर का भुगतान किया। भुगतान किया जाने वाला राजस्व भूमि के अनुमानित उत्पादन के आधार पर 45% से 55% के बीच था। राजस्व निश्चित नहीं था, इसलिए इसे तब बढ़ाया जा सकता था जब उत्पादन अधिक था। समझौता स्थायी नहीं था और हो सकता है समय समय पर संशोधित। सैद्धांतिक रूप से रैयतों को अपनी पसंद की भूमि पर खेती करने की अनुमति थी, लेकिन व्यवहार में वे कमोबेश मजबूर थे, न चाहते हुए भी भूमि पर खेती करना। सरकारी नियंत्रण में बंजर भूमि को खेती करने की अनुमति दी गई और उत्पन्न राजस्व को सरकार के साथ साझा करना होगा। राजस्व का भुगतान नहीं करने पर भूमि को जब्त किया जा सकता है। कमियां: राजस्व का अधिक निर्धारण एक बड़ी समस्या थी। निश्चित किया गया भू राजस्व प्रायः भूमि की क्षमता से अधिक होता था। संग्रह का तरीका लचीला था, अक्सर कर निकालने के लिए यातना शामिल है। भ्रष्टाचार बढ़ता गया क्योंकि भूमि का आकलन करते समय अधिकारियों को रिश्वत दी जा सकती थी। गैर खेती करने वाले जमींदारों को प्राप्त करना संभव था। विशेष जोत के मालिकों के रूप में पंजीकृत वास्तविक किसान को उनके किराएदार, नौकर या यहाँ तक बंधुआ मजदूर बनने के लिए कम कर दिया गया। उच्च कर और संग्रह में उत्पीड़न ने भूमि मूल्य का अवमूल्यन किया क्योंकि बहुत से लोग इसे खरीदना नहीं चाहते थे।
महलवारी प्रणाली उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महलवारी प्रणाली को अपनाने पर 1819 में विचार किया जाने लगा, जब आयुक्तों के बोर्ड के सचिव होल्ट मैकेंजी ने इसकी सिफारिश की। भू राजस्व के निपटान का रूप। सिफारिश को 1922 के विनियमन 7 द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। सर्वेक्षण की जटिल विधि, उच्च राजस्व मांग और निष्कर्षण के कठोर तरीकों ने योजना को तोड़ दिया। 1828 के कृषि अवसाद से स्थिति और खराब हो गई थी। यहाँ तक जैसे जैसे बकाया जमा होना शुरू हुआ, भूमि बंजर बनी रही और जमीन के कुछ खरीदार थे। यह 1833 में था, जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। 1833 के विनियमन ने उपज के आकलन की प्रक्रिया को सरल बनाया। उत्तरी भारत में भूमि बस्तियों के पिता के रूप में माने जाने वाले मार्टिन्स बर्ड ने नई योजना का पर्यवेक्षण किया। इसमें खेती और परती भूमि की क्षेत्र सीमाओं को दर्शाने वाली भूमि के एक हिस्से का सर्वेक्षण शामिल था। राज्य का हिस्सा किराए के मूल्य के 66% पर तय किया गया था और 30 साल के लिए समझौता किया गया था। यह दर भी बहुत अधिक थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में बंदोबस्त अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए, जिसके तहत राज्य की मांग किराए के मूल्य के 50% तक सीमित थी। इस प्रणाली को एक संशोधित जमींदारी प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि ग्राम प्रधान व्यक्तिगत किसान और सरकार के बीच एक कड़ी था। हालांकि उसके पास वे अधिकार नहीं थे जो जमींदार के पास थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझौता अलग था, संस्करण और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से संचालित। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में यह मौजवार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत के क्षेत्र में इसका नाम मालगुजारी था। प्रणाली एक दोहरी प्रणाली थी जिसमें बंदोबस्त था, पूरे समुदाय के साथ सामूहिक रूप से किया गया और साथ ही व्यक्तिगत जमींदार। विशेषताएं। महल एक हिंदी शब्द जो एक घर या विस्तार से एक संपत्ति को दर्शाता है। इस प्रणाली में राजस्व मूल्यांकन का आधार था। महलवाड़ी व्यवस्था में एक महल एक गांव या गांवों का समूह हो सकता था और इसे कर के निर्धारण की इकाई माना जाता था। राजस्व का निर्धारण महल की उपज के आधार पर किया जाता था। ग्राम समुदाय को का स्वामी माना जाता था। भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार कृषक के पास होता है। प्रत्येक व्यक्तिगत किसान ने कर में अपना हिस्सा दिया। कंपनी सरकार को कर के संग्रह और उस कर के भुगतान की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, जिन्हें लंबरदार कहा जाता है, या ग्राम नेताओं के एक समुदाय के पास होती है। बेंटिक के तहत राज्य का राजस्व हिस्सा किराए के मूल्य का 66% था। बाद में इसे संशोधित कर 50% कर दिया गया। विभिन्न मृदा वर्गों के लिए औसत किराए की अवधारणा परिचय करवाया गया था। महलवारी क्षेत्रों में भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। कमियां। इस प्रणाली में सरकारी अधिकारियों को काश्तकारों, जमींदारों और अन्य लोगों के सभी अधिकारों को दर्ज करने और भूमि के हर टुकड़े पर देय कर तय करने की आवश्यकता थी। इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। अधिकारियों द्वारा की गई गणना अक्सर काफी होती थी। गलत, अक्सर अनुमान और संग्राहकों पर आधारित होता है। आमतौर पर सरकार के कारण राजस्व बढ़ाने के लिए उनमें हेरफेर किया जाता है। भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश थी। इसने शायद ही ग्रामीण समुदायों का पक्ष लिया हो। यह वास्तव में उन्हें अत्यधिक कर निर्धारण लगाकर बर्बाद कर दिया, जिसका अनुपालन नहीं किया जा सकता था। कराधान की दरों को पूरा करने में काश्तकारों और भूमिधारकों की अक्षमता के कारण भूमि का बड़ा हिस्सा साहूकारों और व्यापारियों के पास चला गया, जिन्होंने पुरानी खेती को बेदखल कर दिया, मालिकों या उन्हें किराएदारों में बदल दिया।
कुल मिलाकर बंदोबस्त व्यवस्था ने उत्तर भारत के कृषक समुदायों की दरिद्रता और बड़े पैमाने पर बेदखली की ओर अग्रसर किया और उनकी नाराजगी और असंतोष को 1857 के लोकप्रिय विद्रोह में अभिव्यक्ति मिली। कंपनी के दृष्टिकोण से एकत्र किए गए राजस्व की तुलना में संग्रह के लिए अधिक खर्च किया गया था। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का समग्र प्रभाव। महलवारी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन के तहत कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% में शुरू किया गया था, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रांतों और पंजाब के प्रमुख हिस्सों में कुछ भिन्नताओं के साथ। रैयतवारी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 51% क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। यह सभी राजस्व बंदोबस्त किसानों और जमींदारों के लिए भी विनाशकारी साबित हुए। चूंकि प्रणाली द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था, कई जमींदार भुगतान में चूक करते थे और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। भू राजस्व की उच्च दर किसानों को आजीवन ऋणी। विभिन्न प्रकार के राजस्व बंदोबस्त ने भूमि के निजी स्वामित्व के एक नए रूप को जन्म दिया, जिसमें नवाचार का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। इसके बजाय इसने किसानों की दरिद्रता और इसलिए ग्रामीण ऋणग्रस्तता को जन्म दिया। भूमि पर जमींदार के स्थायी अधिकार के साथ भूमि का स्वामित्व असमान हो गया। भूमि बिक्री योग्य, गिरवी रखने योग्य और परक्राम्य हो गई। सरकार के राजस्व की रक्षा करें। ग्राम समुदाय दो विरोधी समूहों में विभाजित था, भूमि मालिक वर्ग और भूमिहीन किसान। भारतीय गांव की स्थिरता और निरंतरता हिल गई। गांव के कारीगर बेरोजगार हो गए और परिवर्तित हो गए भूमिहीन मजदूरों में। इन प्रणालियों के तहत कानून, अदालतें, वकील की फीस और औपचारिक प्रक्रियाओं ने रीति रिवाजों के पुराने निकाय को बदल दिया। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने भारतीय किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के शोषण के लिए उजागर किया। राजस्व की सरकार की मांग मनमाने ढंग से अधिक थी। ऐसी स्थिति में जमींदारों ने राजस्व संग्रह को बिचौलियों को सौंप दिया, जो किसानों से अधिक रकम निचोड़ते थे। नई प्रणाली ने अनुपस्थित जमींदारीवाद को जन्म दिया, क्योंकि राजस्व संग्रह अधिकारों को सबलेट करने की प्रथा अस्तित्व में आई। अत्यधिक राजस्व मांगों ने कृषि के व्यावसायीकरण को जन्म दिया। ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक। भारत में नीति। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। 1813 के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के मद्देनजर 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में नए हितों और विचारों के उदय के कारण भारतीय समाज और उसके सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के उपाय किए गए। इनमें से कुछ परिवर्तन थे। औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई और जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिक हित भारत को अपने माल के लिए एक बड़ा बाजार बनाना चाहते थे और इसलिए भारतीय समाज के आंशिक आधुनिकीकरण और परिवर्तन की आवश्यकता थी। बौद्धिक क्रांति जिसने नए को जन्म दिया। मन, व्यवहार और नैतिकता के दृष्टिकोण। फ्रांसीसी क्रांति जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने संदेश के साथ लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की ताकतों को उजागर किया। नई प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व बेकन, लोकाय, वोल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ और बेंथम ने विचार में और वर्ड्सवर्थ, बायन, शेली और चार्ल्स डिकेंस ने साहित्य में किया था। नई सोच के लक्षण। विचार की नई लहर की कुछ विशेषताएं थीं। तर्कवाद जो तर्क में विश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत करता था। मानवतावाद जिसने मनुष्य के प्रेम की वकालत की, यह विश्वास कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अंत है और उसका सम्मान और मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी खुशी के एजेंट के रूप में देखे।
इन आदर्शों ने उदारवाद, समाजवाद और व्यक्तिवाद को जन्म दिया। प्रगति का सिद्धांत, जिसके अनुसार कुछ भी स्थिर नहीं है और सभी समाजों को समय के साथ बदलना चाहिए। मनुष्य में प्रकृति और समाज को न्यायसंगत और तर्कसंगत आधार पर फिर से तैयार करने की क्षमता है। विचार के स्कूल, विचार की इन नई धाराओं के कारण संघर्ष हुआ। प्रशासकों और विचारों के विभिन्न स्कूलों का निर्माण किया। कंजर्वेटिव्स ने यथासंभव कुछ बदलावों की शुरुआत की वकालत की। उनका मानना कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से अलग थी, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे नीची हो। इनमें से कई विचारक भारतीय दर्शन और संस्कृति का सम्मान करते थे। अगर पश्चिमी विचारों और प्रथाओं को धीरे धीरे और सावधानी से पेश किया जाना था, उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक स्थिरता बहुत जरूरी है। इस विचारधारा के शुरुआती प्रतिनिधि वारेन हेस्टिंग्स और एडमंड बक थे और बाद में मुनरो, मेटकाफ और एल्फिंस्टन शामिल थे। रूढ़िवादी पूरे समय प्रभावशाली रहे और भारत में अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी आमतौर पर एक रूढ़िवादी अनुनय के थे। पितृसत्तात्मक साम्राज्यवादी प्रभावशाली हो गए, खासकर 1800 के बाद। वे भारतीय समाज और संस्कृति के तीखे आलोचक थे और भारत की आर्थिक और राजनीतिक गुलामी को सही ठहराते थे। द रेडिकल्स संकीर्ण आलोचना से आगे निकल गए और रूढ़िवादियों और साम्राज्यवादियों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण और भारतीय स्थिति के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत विचार लागू किया। उन्होंने सोचा कि भारत में सुधार करने की क्षमता है और उन्हें ऐसा करने में देश की मदद करनी चाहिए। वे भारत को विज्ञान और मानवतावाद की आधुनिक प्रगतिशील दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने आधुनिक पश्चिमी विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शुरुआत की वकालत की। 1820 के बाद भारत आने वाले कुछ ब्रिटिश अधिकारी रेडिकल थे। उन्हें राजा राममोहन राय और अन्य समान विचारधारा वाले सुधारकों का पुरजोर समर्थन था, लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में शासक तत्व साम्राज्यवादी और शोषक बने रहे। उनका मानना कि भारत का आधुनिकीकरण अपने संसाधनों के आसान और अधिक गहन दोहन की जरूरतों के कारण थोपी गई व्यापक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इस संबंध में अक्सर कट्टरपंथियों ने भी एक रूढ़िवादी रेखा खींची। वे भारत में ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक सुरक्षा और स्थायित्व चाहते थे। हर दूसरा विचार गौण था। भारतीय पुनर्जागरण। ऐसे कई भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक सुधार को प्रेरित किया और तथाकथित परंपरा में निहित सामाजिक बुराइयों को नियंत्रित और मिटाने के लिए कानून बनाए। राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालाबारी ने कुछ समाज सुधारकों का नाम लेने के लिए सरकार द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून पारित कराने के लिए कड़ी मेहनत की। इन पहलुओं पर धार्मिक और सामाजिक सुधार के अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार के सामने दुविधा। सरकार को डर था कि बहुत अधिक आधुनिकीकरण से उनके हितों के प्रति शत्रुता पैदा हो सकती है। इस प्रकार आंशिक आधुनिकीकरण का विकल्प चुनना उचित समझा गया। कुछ मायनों में इसे पेश करना और दूसरों में इसे अवरुद्ध करना। दूसरे शब्दों में, एक औपनिवेशिक आधुनिकीकरण। ईसाई मिशनरियों की भूमिका। मिशनरियों ने ईसाई धर्म को एक श्रेष्ठ धर्म माना और इसे भारत में पश्चिमीकरण के माध्यम से फैलाना चाहते थे, जो उनका मानना अपने स्वयं के धर्म और संस्कृति में मूल निवासियों के विश्वास को नष्ट कर देगा। इस दिशा में ईसाई मिशनरी कट्टरपंथियों का समर्थन किया, जिनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनका मानना, देशी संस्कृति और विश्वासों को कमजोर कर देगा। कानून और व्यवस्था के बाद से साम्राज्यवादियों का समर्थन किया और उनके प्रचार के लिए ब्रिटिश वर्चस्व आवश्यक था, और व्यापार और पूंजीवादी समर्थन की मांग की। उन्हें उम्मीद है कि ईसाई धर्मांतरित अपने माल के बेहतर ग्राहक होंगे। ब्रिटिश रिट्रीट। 1858 के बाद, हालांकि, झिझक आधुनिकीकरण की नीति को धीरे धीरे त्याग दिया गया था। हालांकि,
भारतीय उपयुक्त शिष्य साबित हुए और अपने समाज के आधुनिकीकरण और अपनी संस्कृति के दावे की ओर तेजी से स्थानांतरित हुए और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार एक नियम की मांग की। अब अंग्रेज समाज के सामाजिक रूप से रूढ़िवादी और रूढ़िवादी तत्वों के पक्ष में आ गए। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। ब्रिटिश नीति की ओर रियासतें, देशी रियासतों के साथ संबंधों को दो सूत्रीय नीति द्वारा निर्देशित किया जाना था, उन्हें साम्राज्य की एक दीवार के रूप में इस्तेमाल करना और उन्हें बनाए रखना और उन्हें पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता, अधीनस्थ संघ की नीति के अधीन करना। इन राज्यों को भविष्य की राजनीतिक अशांति के खिलाफ एक बफर के रूप में विकसित करने और 1857 के विद्रोह के दौरान उनकी वफादारी के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए विलय की नीति को छोड़ दिया गया था। नई नीति अपदस्थ या दंड देने की थी, लेकिन संलग्न करने की नहीं। साथ ही राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी गई और यह घोषणा की गई कि उत्तराधिकारी को अपनाने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाएगा। रियासतों की ब्रिटिश सत्ता के अधीनता तब पूरी हुई जब भारतीय राज्यों के स्वतंत्र, संप्रभु राज्यों के रूप में क्राउन के साथ समानता की स्थिति में खड़े होने की कल्पना रानी के साथ समाप्त हो गई, जिसने 1876 में कैसर हिंद, भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की। पूरे भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता पर जोर देने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बाद में यह स्पष्ट कर दिया कि राजकुमारों ने अपने राज्यों में केवल एजेंटों के रूप में शासन किया। राय, अंग्रेजों और राजकुमारों को एक दूसरे की जरूरत थी, भारत की जरूरत दोनों के लिए अत्यधिक संदिग्ध था। ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता के साथ ब्रिटिश सरकार ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार का प्रयोग किया। F.G. हचिंस, राज्यों के मामलों को उनके निवासियों के माध्यम से या नियुक्ति करके और मंत्रियों और अधिकारियों को बर्खास्त करना। संचार, रेलवे, सड़कें, तार, नहरें, डाकघर आदि में आधुनिक विकास से अंग्रेजों को उनके अतिक्रमण में और मदद मिली। हस्तक्षेप का मकसद भी इन राज्यों में राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक भावनाओं के उदय द्वारा प्रदान किया गया था, जिसका दमन किया गया था। अंग्रेजों ने महसूस किया, उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक था। इन आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों के सकारात्मक पक्ष के रूप में अंग्रेजों ने इन राज्यों को आधुनिक प्रशासनिक संस्थानों को अपनाने में मदद की। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय राज्यों पर अध्याय भी देखें। भारत में ब्रिटिश विदेश नीति। एक विदेश नीति का अनुसरण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों द्वारा निर्देशित, अक्सर पड़ोसी देशों के साथ भारत के संघर्ष का कारण बना। यह संघर्ष विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए। सबसे पहले, देश के राजनीतिक और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के साथ साथ संचार के आधुनिक साधनों की शुरुआत ने भारत सरकार को आंतरिक सामंजस्य और रक्षा के लिए प्राकृतिक, भौगोलिक सीमाओं तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप कभी कभी सीमा संघर्ष होता था। दूसरे, एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के प्रमुख उद्देश्य थे। आय, अमूल्य भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा, ब्रिटिश वाणिज्यिक और आर्थिक हितों का विस्तार, और अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों को रखना, जिनके औपनिवेशिक हित उन लोगों के साथ संघर्ष में आए थे। ब्रिटिश एशिया और अफ्रीका में एक हाथ की लंबाई पर। इन उद्देश्यों ने भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर ब्रिटिश विस्तार और क्षेत्रीय विजय का नेतृत्व किया, और रूस और फ्रांस जैसी अन्य साम्राज्यवादी यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष किया। जबकि सेवा किए गए हित ब्रिटिश थे, पैसा खर्च किया और रक्तपात भारतीय था। भारत के विभिन्न पड़ोसियों के साथ ब्रिटिश संबंधों का एक सर्वेक्षण ब्रिटिश विस्तार और अध्याय में किया गया है। भारत में समेकन, सारांश, प्रशासनिक नीतियां, फूट डालो और शासन करो, पढ़े लिखे भारतीयों से दुश्मनी,
जमींदारों और जमींदारों को राष्ट्रवादियों के प्रतिकार के रूप में प्रचारित किया गया। सामाजिक सुधारों के समर्थन की नीति को उलट दिया गया। सामाजिक सेवाओं की अनदेखी। आधे अधूरे और अपर्याप्त श्रम कानूनों ने जहां कहीं भी राष्ट्रवादी उभार में मदद करते हुए देखा, वहां प्रेस को दबाने की शुरुआत की। नस्लीय अहंकार राजस्व नीतियां। हेस्टिंग्स के प्रयास। सदा के लिए भुगतान। रैयतवाड़ी व्यवस्था। महलवारी प्रणाली। ब्रिटिश राजस्व नीतियों का समग्र प्रभाव। ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां। विदेश नीति। आंतरिक एकता के लिए प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक पहुंचे और रक्षा। अन्य यूरोपीय शक्तियों को एक हाथ की लंबाई पर रखें। ब्रिटिश आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देना।